हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर के अंदर हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं को डिस्कस करेंगे। अगर हम एग्जामिनेशन के हिसाब से देखें तो जो हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया है ये एग्जामिनेशन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। ठीक, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम इसकी रासायनिक अभिक्रिया को डिस्कस करें तो ये 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसकी रासायनिक अभिक्रिया को। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया और विलोपन अपक्रिया और है धातुओं के साथ अपक्रिया। इन 3 को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। इसके अंदर SN1 और SN2 दो होती है। अभी हम लोग पहले SN1 को डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया होती क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है वह है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये प्रतिस्थापन आखिरकार होता क्या है। आप सबको पता भी होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास यह है कोई अभिकारक है, इसमें कोई सा क्या है एटम है, या एटम भी हो सकता है या कोई सा ग्रुप भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे एटम से या दूसरे समूह से इस एक्स को क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो क्या बनेगा बताओ? कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन गया। ठीक, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन। मतलब कि किसी भी परमाणु अणु या समूह को किसी भी दूसरे परमाणु अणु या समूह द्वारा जब प्रतिस्थापित किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, तो देखो आप अब इसको अगर गौर से देखो तो एक्स की जगह में एक्स को किसने प्रतिस्थापित कर दिया, इसने प्रतिस्थापित कर दिया, तो इसको बोलिए प्रतिस्थापन अपक्रिया। ठीक है, अब आते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्या होता है। अब बताओ भाई नाभिक रागी क्या होता है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि नाभिक रागी वह परमाणु हो सकते हैं, वह अणु हो सकते हैं या समूह हो सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या जिनमें ऋणावेश होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नाभिक रागी। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो जो मैंने यहाँ पर NU लिखा हुआ है, NU का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखें तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो NU वहीं से मैंने ले रखा है NU, क्योंकि नाभिक रागी पर आप देखो मोस्टली क्या होता है, ऋणावेश होता है, तो मैंने इसमें ऋणावेश दिखा रखा है। अब ये नाभिक रागी है जो है, ये नाभिक रागी ने क्या किया, इसको बोलते हैं नाभिक रागी। ये नाभिक रागी ने क्या किया है कि इस अभिकारक से एक्स को प्रतिस्थापित कर दिया है, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कुल मिला के नाभिक रागी के द्वारा किसी को प्रतिस्थापित करना ही क्या होता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब जब ये प्रतिस्थापित करेगा इसको तो जो एक्स से चले जाएगा, एक्स बाहर हो जाता है और वो अपने साथ ऋणावेश ले जाता है। अब ऋणावेश कैसे ले जाता है अभी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्या अभिकारक, ये क्या हो गया उत्पाद। तो ये है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक रागी के द्वारा किसी को प्रतिस्थापित करना ही क्या कहलाता है, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि जो एक्स है ना, एक्स है हेलोजन, इसके अंदर हेलोजन आपको पता है हेलोजन विद्युत ऋणात्मक होते हैं, तो इस पर होगा आंशिक मात्रा में नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और जो इसके साथ कार्बन जुड़ा है इस पर होता है आंशिक मात्रा में पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये नाभिक रागी क्या करता है कि जो पॉजिटिव, देखो इस पर क्योंकि नाभिक रागी पर ऋणावेश है तो ऋणावेश कहाँ पर आक्रमण करेगा, जहाँ पर धनावेश होगा। तो नाभिक रागी क्या करता है कि ये एक्स, ये कार्बन पर मतलब धनावेश पर आक्रमण करता है, और जो ये एक्स है, एक्स उसी टाइम क्या करता है कि अपने साथ ये दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड के बीच में, इसको अपनी तरफ तोड़ के चले जाता है। तब देखते हो इस पर नेगेटिव आया हुआ है, तो ऐसे क्या होगा, NU कार्बन से जुड़ जाएगा ऐसे। तो ऐसे होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम लोग इसके पहले ये 2 टाइप की होती हैं, मतलब वैसे तो ज़्यादा 2-3-4 टाइप के अगर आप देखोगे हायर लेवल में देखोगे, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ 12th के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये होती हैं 2 टाइप की, सिर्फ NCERT में भी 2 टाइप की दी है, तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग SN1 अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, SN1। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा फुल फॉर्म आणविक, एक आणविक एक आणविक
नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हम लोग शॉर्ट में लिखें तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं S, इसको लिख सकते हैं N, और यूनिमोलिकुलर मतलब एक मॉलिक्यूल, यूनि मतलब एक होता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 1, इसलिए हम लोग इसको SN1 बोलते हैं। ठीक है, तो पहले इसको ही डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये यूनिमोलिकुलर मतलब एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यानी SN1 अभिक्रिया क्या होती है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है कि मान लिया कोई यहाँ पर क्या है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो एक अभिकारक होता है भाई, अभिकारक होता है। अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद। तो जो कोई भी अभिकारक क्या होता है, किसी न किसी वेग से उत्पाद में परिवर्तित होता है, मतलब किसी न किसी स्पीड से ये अभिकारक उत्पाद में चेंज होता है। तो किसी भी अभिक्रिया का क्या होता है, वेग होता है। किसी भी अभिक्रिया का, कोई अभिक्रिया फास्ट होती है तो हम लोग बोलेंगे कि उस अभिक्रिया का वेग ज़्यादा है, कोई अभिक्रिया स्लो होती है तो उसको बोलेंगे हम लोग उस अभिक्रिया का वेग कम है। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया का याद रखना वेग होता है, मतलब कि किसी भी अभिकारक का जब उत्पाद में चेंज होता है तो किसी न किसी वेग के, उसके वेग के हिसाब से चेंज होता है। तो वेग क्या होता है, देखो तो वेग क्या होता है कि SN1 में क्या होता है, किसी भी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक अणुओं के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, मान लिया हमारे पास अभिकारक ज़्यादा है, 1 है, 2 हैं, 3 है, जैसे माना A + B, हमारे पास कितने अभिकारक है आप देख सकते हो, क्या बने, 2 अभिकारक है। पर SN1 में क्या होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग, अब इस अभिक्रिया का वेग तो होगा ही, वो सिर्फ एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करेगा, चाहे इस पर करे चाहे इस पर करे, क्योंकि एक के सांद्रण पर निर्भर कर रहा है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको SN1 बोलते हैं। ठीक है, तो किसी भी अभिक्रिया का वेग, तो वेग को लिखने का तरीका ये होता है, वेग बराबर K, और जिसका सांद्रण परिवर्तन हो रहा है हम लोग उसको इस कोष्टक के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा तो क्लियर होगी। ऐसी अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, SN1 अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन होगी सिंपल। अब हम लोग देखते हैं इसका जो रियल एग्जाम्पल है, अगर हम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के रिएक्शन, तृतीयक यह तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड के रिएक्शन हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कराएं, हाइड्रोक्साइड आयन है, तो क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड आयन Br को प्रतिस्थापित कर देगा, CH3 Br-, सेम टू सेम ऐसे। यह है नाभिक रागी हमारा, यह है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड और यह हाइड्रोक्साइड आयन। इन दोनों की अभिक्रिया से क्या बना बताओ, तृतीयक ब्यूटिल OH आ गया तो एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल बन गया। ठीक है, अब ये जो अभिक्रिया है ये प्रथम गति की बल गति का अनुसरण करती है, प्रथम गति की बल गति का अनुसरण करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस अभिक्रिया का वेग है सिर्फ एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, और किसके सांद्रण पर निर्भर करता है, वो होता है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर इस अभिक्रिया का हम लोग वेग लिखेंगे तो वेग बराबर क्या होगा, K, और एक कोष्टक के अंदर क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, आप देख सकते हो इसकी पावर कितनी होगी, अभी इसकी पावर कुछ नहीं होती है, उसकी पावर कितनी होती है, 1, तो इसीलिए क्या बोला इसको SN1 बोल रहा। ठीक है, तो देख सकते हो तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोक्साइड आयन से कराई तो क्या बना, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ये होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसकी तृतीयक ब्यूटिल जो ब्रोमाइड है उससे तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल कैसे बना, एक क्रियाविधि हमको देखनी पड़ेगी। तो देखो कभी भी जो SN1 अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में पूरी होती है, 2 स्टेप में पूरी होती है।
तो हम लोग लिखते हैं पहला स्टेप का जो नाम होता है, इसकी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं, याद रखना। पहले स्टेप का जो नाम होता है वो होता है कार्बोकैटायन का निर्माण। कार्बोकैटायन का निर्माण। ठीक, अब क्या होगा कि पहले हम लोग तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड लेंगे। ये लिया हमने तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को क्या होता है, हमने इसको मान लिया किसी विलायक में, जैसे जल में इसको घोल रखा है, तो जल क्या करेगा कि जो कमज़ोर बॉन्ड होगा, कमज़ोर बॉन्ड कौन सा, इस पर नेगेटिव होता है, इस पर पॉजिटिव होता है, ये कमज़ोर बॉन्ड है, तो इसको तोड़ देगा। जल क्या करता है आपको पता है, बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। तो क्या बन जाएगा, देखो CH3 पॉजिटिव, उसके बाद CH3, और ये देखो Br नेगेटिव बाहर निकल गया, Br अपने साथ बॉन्ड ले गया, तो इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब ये जो स्टेप होता है, ये वाला स्टेप, ये होता है धीमा स्टेप होता है, थोड़ा स्लो होता है, और इसको ही बोलते हैं वेग निर्धारण का पद। किसी भी SN1 जो भी ये अभिक्रिया है, उसका जो वेग निर्धारण होगा वो इसी स्टेप से, स्टेप नंबर फर्स्ट से ही निर्धारण होगा। अब ये क्या बना, तृतीयक, इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री क्यों बोल रहे हैं भाई, क्योंकि जो कार्बन पर प्लस चार्ज है, आपको पता होगा कि जिस कार्बन पर धनावेश होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो ये कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो इसलिए बोलेंगे इसको तृतीयक कार्बोकैटायन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब स्टेप नंबर सेकंड क्या होगा, जो वहाँ पर हमने हाइड्रोक्साइड आयन डाला था, जो नाभिक रागी था, वो इस पर अटैक कर देगा, तो इसका वो उसको बोलते हैं नाभिक रागी आक्रमण, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वही क्या है, नाभिक रागी आक्रमण। तो इसको लेंगे पहले, ठीक, और ये स्टेप होगा तीव्र पद होता है इसको। ठीक है, तो नाभिक रागी क्या करेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव पर अटैक कर देगा और बॉन्ड बना लेगा, तो इस टाइप का बन जाएगा। इसको बोलेंगे हम लोग तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये अब ये जो SN1 है, SN1 की क्रियाविधि है, तो इस टाइप में पूरे कार्बोकैटायन का निर्माण। अब पहले क्या किया होगा आपने, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड को किसी विलायक में, जैसे प्रोटिक, उसको बोलते हैं प्रोटिक विलायक, जैसे जल है, जल में घोला होगा, तो जल क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक, कमजोर करके ब्रेक कर देगा, तो ये Br नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन था OH-, वो इस पर आक्रमण करेगा, उसको बोलेंगे नाभिक रागी आक्रमण, जिससे हमको तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी बहुत सिंपल है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी के अंदर, तो क्रियाविधि पढ़ने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल हैलाइड में SN1 अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता किसकी होती है और क्यों होती है। ठीक, तो भाई देखो, मैं पहले दूसरा स्टेप मिटा देता हूँ, क्योंकि हमको पहले स्टेप से ही मतलब है। SN1 में क्या होता है, जो धीमा पद होता है, जिसको बोलते हैं वेग निर्धारण का पद, इससे ही हमको लेना देना है। तो देखो हमारे पास क्या होता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड क्या होता है आपको पता है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, ये हो गया प्राथमिक एल्किल हैलाइड। ठीक है, प्राथमिक है 1 डिग्री, आपको पहचानना आता होगा, ये पहले वीडियो में बनाया था, मैंने बताया था। ये हो गया हमारा द्वितीयक, मतलब 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। और ये हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ठीक, सब जगह मैं एक्स ले लेता हूँ, कोई सा भी हेलोजन ले लेते हैं, तो सब जगह यहाँ भी एक्स लिख दिया और यहाँ भी एक्स लिख दिया, ये हो गया। तो ये है 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, और ये है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब क्या होता है कि जो SN1 अभिक्रिया है उसमें सर्वाधिक जो क्रियाशील होता है वो होता है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, उसके बाद 2 डिग्री। ठीक है, तो क्रम होता है, सबसे कम क्रियाशील कौन सा होता है, 1 डिग्री, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा होता है, 2 डिग्री। तो हम इसको याद रखेंगे 1 2 3, 123 नंबर आप लोग याद रखो। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन सा, 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री।
अब ऐसा क्यों? तो देखो अब क्या होगा कि देखो अगर हम इसकी SN1 अपक्रिया कराएं, SN1 अपक्रिया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की हम SN1 अपक्रिया कराएं तो पहला स्टेप क्या होता है, कार्बोकेटाइन का निर्माण, ये वाला बॉन्ड ऐसे टूटेगा जैसे इसमें टूटा है, तो क्या बनेगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, ये बनता है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक, अगर हम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की SN1 कराएं, मतलब पहला स्टेप अगर हम इसको करें तो बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, तो क्या बनेगा CH3 CH3, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, इसको बोलेंगे हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अगर हम इसकी SN1 अपक्रिया कराएं तो क्या होता, ये बनाएगा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, क्या बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और हम सबको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। ठीक है, तो इसलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया फास्ट देते हैं, सबसे ज़्यादा क्रियाशील होते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड, क्योंकि इनसे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है, जो कि बहुत इन 1 डिग्री 2 डिग्री की तुलना में स्थायी होता है। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर होना चाहिए कि कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अपक्रिया फास्ट देता है 3 डिग्री, क्योंकि इससे बनने वाला जो कार्बोकेटाइन होता है वो क्या होता है, वो इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। तो अगर इससे पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन स्थायी बनेगा तो ये क्या करेगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन करेगा। ठीक है, कोई भी रिएक्शन तब होती है जब उससे जो बीच में बनता है एक, वो इस स्थायित्व पर अगर स्थायी बनता है तो ये अभिक्रिया फास्ट कर लेगा। ठीक है, अगर सपोज करो इससे ये स्थायी नहीं बनता तो ये अभिक्रिया फिर धीरे धीरे करता, हो सकता है करता ही नहीं, पर इसको पता है कि मैं 3 डिग्री बनने वाला हूँ जो कि स्थायित्व प्राप्त कर लूँगा, तो ये फटाफट अभिक्रिया कर लेगा SN1 अभिक्रिया। ठीक है, तो 183 याद रखो। अब इसमें एक चीज़ और है कि हमारे पास जो होते हैं एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड होते हैं, वो इन तीनों से ज़्यादा क्रियाशील होते हैं SN1 अपक्रिया के प्रति। जैसे बनाऊँ मैं, ये होता है एलाइलिक हैलाइड, ये क्या हो गया एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या होता है पता होगा आपको, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन sp3 संकरित होना चाहिए। अगर इस कार्बन पर अगर कोई हैलोजन जुड़ता है तो उसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड। और बेंजाइलिक क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड तो ये दोनों भी क्या करते हैं SN1 अपक्रिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, क्योंकि देखो इससे जो बनता है कार्बोकेटाइन, क्योंकि हम अगर SN1 कराएंगे, SN1 पहला स्टेप क्या होता है कार्बोकेटाइन का निर्माण, तो यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव आ जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये बन गया, इसको बोलते हैं बेंजिलिक कार्बोकेटाइन। ठीक है, अगर हम इसका SN1 कराएंगे SN1 अपक्रिया तो पहला स्टेप क्या होगा कार्बोकेटाइन का निर्माण, तो क्या बनेगा CH2 पॉजिटिव, इसको बोलते हैं एलिलिक कार्बोकेटाइन। अब इन दोनों में क्या होता है अनुनाद होता है। अनुनाद कैसे, डबल सिंगल पॉजिटिव। देखो अनुनाद कब होगा याद रखना, जब डबल के बाद सिंगल हो फिर डबल हो, पहली कंडीशन हो गई है। ठीक है, पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है, डबल के बाद सिंगल हो पॉजिटिव हो। अगर तीसरी कंडीशन क्या होती है, डबल के बाद सिंगल हो फिर लॉन पेयर हो। चौथी कंडीशन क्या होती है, डबल के बाद सिंगल है फिर नेगेटिव चार्ज हो। तो ये कंडीशन एक दो और होंगे। ये कंडीशन मतलब अगर ऐसी इस टाइप का कहीं किसी अणु में ऐसा मिल जाता है तो हम बोलेंगे उसके अंदर अनुनाद संरचना बनती है। जैसे यहाँ पर देखो डबल सिंगल पॉजिटिव है ना, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसके अंदर अनुनाद है। यहाँ भी देखो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो इसमें भी अनुनाद है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो अनुनादी संरचना जिसकी बनती है वो सर्वाधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो ये जो बेंजिलिक हैलाइड है ये SN1 अपक्रिया के प्रति प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड और यहाँ तक कि एलाइलिक हैलाइड की तुलना में सर्वाधिक क्रियाशील ये होता है, क्योंकि इससे जो कार्बोकेटाइन बनता है बेंजिलिक कार्बोकेटाइन, और ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अनुनाद ऐसे होगा, ये यहाँ चले जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा। ठीक है, जबकि देखो अनुनाद तो यहाँ पर भी है, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, तो अनुनाद यहाँ पर भी है, पर यहाँ पर क्या होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कम है
तो इसमें डबल बॉन्ड ज़्यादा है तो इसमें अनुनादी संरचना ज़्यादा बनती है, इसमें अनुनादी संरचना कम बनती है। तो जहाँ पर अनुनादी संरचना ज़्यादा बनती है तो वो सर्वाधिक स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, यानी वो सर्वाधिक स्थायी होता है। तो ये रीजन हो गया कि सबसे ज़्यादा बेंजिलिक हैलाइड एसएन अभिक्रिया के प्रतिक्रियाशील क्यों होते हैं, क्योंकि अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा SN1 अभिक्रिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि SN2 अभिक्रिया क्या है।